तो जैसे हम लोग ये एक रजिस्टर यानी एक डिवाइस होगा, है ना, ये इस तरीके से डिवाइस होगा। ये तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल यहाँ पर दिए इस तरीके झिकझैक झिकझैक, लेकिन ये सही में एक प्रॉपर डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका अंदर में ये जो रजिस्टर का जो सिंबल है उसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसी थ्रू एलआर सर्किट, एलआर। एलआर सर्किट में एलआर का मतलब क्या होता है? ये आपके मन में जरूर एक सवाल आ रहा है कि एलआर का मतलब होता है, तो एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस। आर का मतलब होता है रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रेजिस्टिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट को बहुत अच्छा से हमने बात किया था, हमने आपको समझाया था। तो अगर आपको वो वीडियो समझना है तो आप इसको क्लिक कीजिए और जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट क्या होता है? तो एलआर सर्किट यानी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें एक इंडक्टर जुड़ा रहेगा जिसका इंडक्टेंस एल रहेगा और एक कैपेसिटर एक रेजिस्टर जुड़ा रहेगा जिसका रेजिस्टेंस आर रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलआर सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। एलआर सर्किट का डिफिनेशन क्या हुआ? एलआर सर्किट, तो द इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर आपको नोट्स में लिख रहा है तो आप साथ ही साथ लिखते चलिए, वीडियो के साथ साथ कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। द इलेक्ट्रिकल सर्किट that connected with an inductor and an inductor of inductance L and a resistor of resistance R to the alternating voltage source is called LR सर्किट। LR सर्किट, ठीक है दोस्तों, ये हुआ LR सर्किट का डिफिनेशन। अब LR सर्किट दो तरीके का हो सकता है, एक LR सीरीज सर्किट हो सकता है और एक LR पैरेलल सर्किट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो LR सीरीज सर्किट कैसे होगा? तो कैसे होगा? जैसे यहां पर मान लेते एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हुआ इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L, ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R हुआ, और ये दोनों अगर आपका सीरीज में जुड़ा है, देखिए इसका एक सिरा उसका एक सिरा के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों का लास्ट सिरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स के साथ। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहां से क्या जाएगा? करंट जाएगा। ये तो हुआ एक जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज सर्किट, सीरीज LR सर्किट। यहां तक तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके का एक होता है पैरेलल LR सर्किट। वो किस तरीके से होता है? वो होता है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहां पर जुड़ा हुआ है और यहां पर इस तरीके से इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका इंडक्टेंस कितना है दोस्तों? L है। और इसी में फिर पैरेलल में जुड़ा हुआ है कौन? एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। और दोनों में जैसे यहां पर V बराबर वोल्टेज, जैसे यहां पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से करंट जाएगा I, तो I दोनों में बढ़ जाएगा। इसमें इंडक्टर में I जो बटेगा उसको हम लोग बोलेंगे IL, और इसमें जो आगे जाके फिर यही वाला I तो आगे जाके फिर बटा रेजिस्टर में IR। तो इस तरीके से जो करंट है वो मेरा दो जगह पर बढ़ जाता है। रेजिस्टर एक पैरेलल सर्किट में आपका जो करंट है वो दो भागों में बढ़ जाता है, इंडक्टर के लिए IL, रेजिस्टर के लिए IR। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल क्या? LR सर्किट। तो ये हुआ दोस्तों दो तरीके का आज हम लोग इस वीडियो में सर्किट को पढ़ेंगे, एक LR सीरीज सर्किट, एक LR पैरेलल सर्किट।
और दोनों ही में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन देखेंगे, यानी फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बना, पावर का फॉर्मूला देखेंगे, और भी इंपेडेंस का देखेंगे, इसमें इंपेडेंस देखेंगे, उसमें एडमिटेंस देखेंगे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया हम लोग किस बारे में आज का वीडियो रहेगा। तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको करंट, पावर, इंपेडेंस, एडमिटेंस, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर, फेज एंगल, पावर फैक्टर एंगल, ये सारी चीजों के बारे में आपको जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपका एक प्रॉपर नोट्स बनता चलेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। कुछ बेसिक जानकारी अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी के रजिस्टर और इंडक्टर के बारे में। तो जैसे यहाँ पर रजिस्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, मतलब बहुत सारा भी फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तब। और इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एल से। अब जैसे कि ये एक रजिस्टर है, ठीक है, तो जैसे हम लोग, ये एक रजिस्टर यानी एक डिवाइस होगा, है ना, ये इस तरीके से डिवाइस होगा। ये तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल यहाँ पर दिए इस तरीके से झिकझाक झिकझाक, लेकिन ये सही में एक प्रॉपर डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका अंदर में ये जो रजिस्टर का जो सिंबल है उसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर। तो ये आपका क्या, जैसे हम लोग कोई एलईडी बल्ब लाते हैं तो उसका दो टर्मिनल रहता है ना, दो तार निकला रहता है, तो उसी तरह से रजिस्टर का दो तार निकला रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। डिटो उसी तरीके से इंडक्टर का भी दो तार निकला रहता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब रजिस्टर का बात करेंगे, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें वोल्टेज जो देंगे ना, इसमें वोल्टेज, तो इसमें रजिस्टर के लिए वोल्टेज को हम लोग डिनोट करेंगे वी आर से, ठीक है, और इसमें जो करंट देंगे, करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई आर से, ठीक है। उसी तरीके से इसमें पावर, तो पावर के लिए पी आर लिखेंगे या फिर सिंपल सा पी लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, इतना ठीक है। अब इधर देखते हैं, और इसके लिए जो आएगा, इसके लिए वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहां पर जिस तरीके से वोल्टेज है, तो यहां भी वोल्टेज रहेगा, तो वोल्टेज के लिए यहां पर वी एल लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे वी आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वी आर का फॉर्मूला आपको ओम्स लॉ से पता होगा कि वी बराबर होता है आई गुना आर, पता है। तो यहां पर कौन सा आई आएगा, आई आर वाला। उसी तरीके से वी एल, वी बराबर ओम्स लॉ से आई आर, तो यहां पर इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है, जो जैसे ये वाला इंडक्टर है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, लेकिन उससे जो रेजिस्टर, मतलब जिस उसमें जो प्रतिरोध करने की जो क्षमता रहती है, यानी जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं एक तरीके से, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स एल से, ठीक है। एक्स एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स एल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस टॉपिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। ये दोनों टॉपिक के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाया था आपके लिए। तो एक्सएल, तो एक्सएल, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, एक्सएल रेजिस्टेंस है, किसके लिए, इंडक्टर सर, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल। तो यहां पर आर के जगह में कौन लगेगा, एक्सएल लगेगा, वही है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक्सएल लगेगा, ठीक है, एक्सएल। तो यहां पर करंट, इंडक्टर में जो करंट बहेगा उसको आई एल बोलेंगे, तो यहां पर आई एल लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, आई एल। तो ये हो गया वोल्टेज, इंडक्टर के लिए वी एल, फॉर्मूला ओम्स लॉ से आई आर, लेकिन यहां पर आर के जगह में एक्सएल लिखा है, वो भी एक तरीके के रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट को डिनोट करेंगे आई एल से, इतना दिक्कत नहीं है। उसी तरह से रजिस्टर में भी हमने क्या देखा कि वोल्टेज को वी आर से डिनोट किया, और ओम्स लॉ से आई आर होता है फॉर्मूला, वी बराबर आई आर, तो आई को हम लोग डिनोट किए आई आर से। उसी तरह से पी दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा जेड, जेड को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस, जेड को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, मतलब इंपीडेंस मतलब इंडिपेंडेंस, उस तरीके से, तो इंपीडेंस, ठीक है, ये जेड होता है इंपीडेंस। उसी तरीके से जब हम लोग इसमें बात करेंगे, पैरेलल सर्किट में बात करेंगे, तब एक आएगा, क्या आएगा, वाई आएगा, एक वाई आएगा, और वाई का मतलब होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस, ठीक है। ये इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। कुछ कुछ नया चीजें, जैसे पी, मतलब आपको पता है, जैसे कैपिटल पी रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर। ये सब के डिफिनेशन भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहने वाला, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा क्यू को बोलेंगे रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये ऊपर ऊपर से मैं समरी आपको बता रहा हूं, फिर इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद एस का मतलब होता है एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। अब फिर कुछ आगे बढ़ते हैं यहां पर हम लोग, तो एक्सएल का फॉर्मूला भी होता है। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? एक्सएल का फॉर्मूला होता है एल ओमेगा, ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जब इंडक्टिव रिएक्टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया था, एक्सएल। तो यहां पर एल का जगह में इसको और करके लिख सकते हैं एल, और 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं, और एल 2 पाई फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब भी फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब भी फ्रीक्वेंसी, तो एल 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, 2 पाई एफ एल, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक्सएल का ही फॉर्मूला है, एल ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ और एल का एल। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वीडियो में जब आते रहेगा, जब मैं आपको बताऊंगा एक्सएल बराबर ये एक्सएल, अब हम लोग एक्सएल निकालेंगे, अब हम लोग जेड निकालेंगे, अब हम लोग वाई निकालेंगे, तब वहां पर आपको मतलब अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे एक वर्ड आएगा आपके लिए, क्या आएगा? मान लेते हैं आपके लिए आएगा एक वर्ड जी आएगा, तो जी क्या होता है? जी होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? आपने पढ़ा है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। इन सारी टोटल इतना बातों को दिमाग में एक जगह पर स्थिर रखिएगा, लिख कर रखिएगा दिमाग में, और साथ ही साथ नोट्स में भी लिख कर रखिएगा कॉपी में, क्योंकि इन सारी चीजें को मतलब इन सारी सिंबल आपका आगे यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग ज्यादा बातें नहीं बताते और सीधे हम लोग इधर लिखते सीरीज सर्किट, उधर लिखते पैरेलल सर्किट। दोनों का डायग्राम छापेंगे, दोनों का फेजर डायग्राम छापेंगे, दोनों का ये छापेंगे, आपका वेब फॉर्म छापेंगे, यानी वेब डायग्राम छापेंगे, बहुत कुछ चीजों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक सुंदर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, एक तरफ हम लोग लिख दिए एल आर सीरीज सर्किट, एल आर पैरेलल सर्किट, और दोनों ही को एकदम साथ ही साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको किसी भी मतलब आपको यदि सीरीज सर्किट में कोई चीज पर डाउट रह जाएगा तो पैरेलल में वो क्लियर हो जाएगा, पैरेलल में कोई डाउट रहेगा तो सीरीज में क्लियर हो जाएगा। ऐसा इस तरीके से मैं समझाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। नहीं तो पहले सीरीज को ही पहले पढ़ा लेते, फिर बाद में पैरेलल को पढ़ाते, तो यहां पर फिर आपको मतलब रिपीट करने में दिक्कत हो जाता कि सीरीज में ये दूसरा कुछ फॉर्मूला था, पैरेलल में दूसरा गया, फिर कॉपी पलट के देखते, है ना, तो फिर स्क्रीनशॉट निकाल के देखते हैं। तो उससे अच्छा क्यों ना हम दोनों ही को साथ ही साथ जिस तरीके से कंपैरिजन होता है, देखिए डिफिनेशन याद करने से अच्छा होता है कि आप जैसे कोई चीज, जैसे कोई टॉपिक पर आपको कोई चीज पर आपको जैसे उसका डिटेल पढ़ने बोलेगा तो आप बोर हो जाएंगे कहानी जैसा पढ़ के। हाँ, वही यदि किसी दो चीजों के बारे में डिफरेंस करने बोलता तब फिर देखते आपका कितना जल्दी याद रहता, पॉइंट बाय पॉइंट, है ना। तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि क्यों ना सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाए, ताकि और बढ़िया से क्लियर होते। ऐसे भी आपको केवल यहाँ पर इसका डायग्राम से मतलब है, इसका फेजर डायग्राम से मतलब है, इसका कुछ फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। बाकी इसका अंदर में और छोटा छोटा जो फैक्ट्स है वो सबसे मतलब है, बहुत डिटेल में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी से आपका सारा न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले एलआर सर्किट का सीरीज सर्किट हम लोग छापते हैं। तो सीरीज जिस तरीके से शुरू में मैंने आपको बताया था, तो ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग सीरीज सर्किट छापेंगे। तो क्या लिखा है? एल, तो एल को पहले लिखेंगे, इंडक्टर पहले आएगा, ठीक है। और फिर आर, आर मतलब रेजिस्टेंस बाद में आएगा, या फिर आप रेजिस्टेंस को भी पहले इंडक्टर को भी बाद में छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम के साथ यदि रहेगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग भी छापते चलिए, तो ताकि और बढ़िया से समझ में आएगा। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये इंडक्टर है तो जिसका इंडक्टेंस कैपिटल L, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब इसका अलग से इसका वोल्टेज रहेगा, है इसका क्या रहेगा? अलग से वोल्टेज रहेगा, तो इसका वोल्टेज को VL, इसका वोल्टेज को VR। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ओम्स लॉ में पढ़ा था ना, है ओम्स लॉ में रेजिस्टर, बहुत सारा रेजिस्टर था, उसको सीरीज में कनेक्ट करते थे, फिर पैरेलल में कनेक्ट करते थे, कितना मजा लगता था। तो आपको थोड़ा बहुत यदि बचपन का चीज याद है तो आपको पता होगा कि सीरीज सर्किट में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में
कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं रहता है, मतलब कोई कौन सा फैक्टर जो बदलता नहीं है, यानी दोनों के लिए सेम रहता है। दोनों के लिए करंट सेम रहता है ना, दोनों के लिए वोल्टेज सेम रहता है, ये आपने पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहां से करंट जा रहा आई, तो यहां गुजरेगा तो यहां भी आई रहेगा, फिर जाएगा आगे तो यहां भी गुजरेगा तो यहां भी आई ही रहेगा, फिर इधर से आके फिर आई अंदर आके घुस जाएगा। यानी इसमें कौन सा चीज सेम रह रहा है, करंट। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या है, यानी कौन अलग हो जा रहा है, मतलब कौन अलग अलग जिसका वैल्यू रहेगा। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, वोल्टेज इसके लिए VL रहेगा, इसके लिए VR रहेगा, और दोनों के लिए वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी दोनों में वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, करंट सेम रहेगा। सही है, तो ये हुआ इसका क्या हुआ, इसका सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इधर छापते हैं हम लोग इसका पैरेलल सर्किट डायग्राम, पैरेलल। तो यहां पर छाप देते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कोलगेट जैसा छाप दे दिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि क्या V बराबर V0 sin ओमेगा t, ठीक है। और यहां से जा रहा है मेरा पहले कौन है, L यानी इंडक्टर, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न्स आप दे सकते हैं, जितना मन चाहे उतना टर्न्स दे सकते हैं। इसको कॉइल बोलते हैं हम लोग, या इसी को इंडक्टर भी बोलते हैं, जिसका इंडक्टेंस L। फिर यहीं पर आगे आएगा तो यहां पर आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टर मिलेगा, जिसका रेजिस्टेंस R। अब जैसे यहां पर इतना सारा चीज बन गया, तो यहां से करंट निकलेगा I, और करंट दो भागों में, अब करंट को जाने के लिए दो रास्ता मिल रहा है, एक ये रास्ता मिल रहा है और ये रास्ता मिल रहा है। तो करंट दोनों में ही जाएगा, ऐसा बात नहीं कि एक ही रास्ता में जाएगा, वो दोनों रास्ते में जाएगा। कुछ करंट इसमें जाएगा जिसको हम लोग नाम दे दिया IL, कुछ करंट इसमें जाएगा जिसका नाम दे दिया IR, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया दोस्तों। अब कुछ बेसिक चीजें, कुछ नंबर 2, अब कुछ बेसिक चीजें है ना, जो मैंने आपको जो एक वीडियो आपको जबरदस्ती देखना ही पड़ेगा, क्या, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, उसको आपको एकदम देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं देखे तो फिर बार बार बोल रहा है, इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिए। वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था करंट और वोल्टेज के बारे में, कि इंडक्टर यानी इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, तीनों ही टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में बहुत अच्छा से समझाया। वहां पर मात्र आपको दो चीज ध्यान देना, मात्र दो ही चीज, पूरा वीडियो में बताने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन मात्र दो ही चीज ध्यान देना। क्या, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज का फेज में डिफरेंस कितना कितना का होता है। हाँ, अब फेज मतलब क्या होता है, चलिए बताता हूं। जैसे इंडक्टर छाप रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंडक्टर है, ठीक है। ये मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट छाप रहा हूं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट का डिफिनेशन भी आपको याद होगा अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ साथ, केवल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ साथ इंडक्टर जुड़ा रहा था, उसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा रहा था, उसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं, केवल इंडक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टिव सर्किट में ये वोल्टेज का जनरल इक्वेशन ये हुआ, करंट का जनरल इक्वेशन इसमें क्या बनता है, करंट निकाल के मैं दिखाया था आपको कि करंट हमारा सॉल्व करने पर बहुत सारा डेरिवेशन करने के बाद आया था आपका I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ये आया था ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। 90 मतलब वहां पर मैंने लिखा था π/2 लिखा था। ये आपको थोड़ा बहुत, अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको याद होगा कि उस वीडियो में मैंने बहुत डेरिवेशन करके, ये तो हमको पता रहता है V बराबर, ये तो पता रहा था, लेकिन ये I को डेरिवेशन करके निकालना पड़ता है। तो हमारा डेरिवेशन करके लास्ट में आया था आंसर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री क्यों आया था, क्योंकि उसमें केवल इंडक्टर था, मतलब ये जो सर्किट था वो प्योर इंडक्टिव सर्किट था, वो कैपेसिटिव सर्किट भी नहीं था, वो रेजिस्टिव सर्किट भी नहीं था, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ था, केवल प्योर इंडक्टर जुड़ा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो करंट था वो आपका 90 डिग्री का फेज कम आया, किसके तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। देखिए मिलाइए, इसमें भी साइन का फंक्शन है, इसमें भी साइन का फंक्शन है, तो इसमें साइन ओमेगा टी है और इसमें साइन ओमेगा टी है, लेकिन साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री कम है, देखिए माइनस π/2। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि जो वोल्टेज का वैल्यू है वो करंट का वैल्यू से 90 डिग्री ज्यादा है, माइनस π/2 यहाँ पर नहीं ना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0, यानी यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री ये कम है उससे, इसका मतलब ये 90 डिग्री उससे ज्यादा हुआ है। यहाँ पर प्लस 90 डिग्री करेंगे तब नहीं, माइनस प्लस कट जाएगा, यानी दोनों के लिए V0 साइन ओमेगा टी I0 साइन ओमेगा टी दोनों के लिए बराबर होगा, लेकिन I यहाँ पर 90 डिग्री कम है। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरा वर्ड में हम लोग जल्दी बोलेंगे तो वोल्टेज यहाँ पर 90 डिग्री इससे तुलना में ज्यादा है। हाँ, देखिए ये चाहे कम है चाहे ये उससे ज्यादा, बात एक ही हुआ ना।
तो समझिए यहाँ पर ये इस चीज को कि अगर हम लोग वोल्टेज के लिए मतलब ये फेजर डायग्राम छापेंगे तो यहाँ पर क्या जा रहा है इस तरह, इधर यहां से क्या जा रहा है करंट, तो करंट के लिए हम लोग सिंबल क्या दिए थे इंडक्टिव सर्किट के लिए IL दिए थे। अब जो I है वो 90 डिग्री कम है किससे, वोल्टेज से, यानी वोल्टेज ऊपर रहेगा, यानी वोल्टेज ऊपर रहेगा, यानी वोल्टेज ऊपर रहेगा VL। समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाहता हूं, करंट यदि इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं इसी को, और फेजर डायग्राम कुछ नहीं है केवल यही वाला है। ये अगर करंट है तो करंट से देखिए ऊपर है ना नीचे है वोल्टेज, करंट से वोल्टेज ऊपर है, यानी दूसरा शब्दों में कहा जाए तो जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज से नीचे है करंट, देखिए वोल्टेज से नीचे है करंट, कितना नीचे है 90 डिग्री, वोल्टेज से करंट कम है, कितना कम है 90 डिग्री, ये 90, वोल्टेज से करंट कितना कम है 90 डिग्री, यानी इंडक्टिव सर्किट का जो फेजर डायग्राम हुआ करंट और वोल्टेज का वो इस तरीके से हुआ। समझ में आ रहा है, इसको हम दूसरा तरीके से इस तरीके से भी छाप सकते हैं, ये हुआ करंट IL और वोल्टेज को यहीं पर छाप दिए VL, फिर भी तो वोल्टेज से नीचे ही है करंट, कितना कम है 90 डिग्री। अच्छा इसका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां से एक मिला देंगे, ये हो गया V, ठीक है इसका रिजल्टेंट, तो वहां पर हम लोग L और V का नहीं देखेंगे, दोनों के लिए हम लोग इधर भी V देंगे, इधर भी V देंगे, VR देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग LR सर्किट का बात करेंगे, वहां पर मेरा रजिस्टर है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट में यहां पर IL होता है और IL मेरा कम होता है किससे, वोल्टेज से, कितना कम होता है 90 डिग्री, बस इतने समझिए, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम नाम का और कोई भूत ही नहीं है, केवल यही वाला है, समझिए। तो इतना आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना, हाँ। तो आगे हम लोग देखते हैं, वही वाला हम लोग काम यहां पर करने वाले, फेजर डायग्राम यहां पर छापेंगे। तो इधर क्या जा रहा है करंट, ठीक है थोड़ा ऊपर में इसको लिखते हैं, इधर क्या जा रहा है करंट, यही वाला करंट हो जा रहा है, तो इधर लिख देंगे करंट I, इंडक्टर के लिए L, करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है वही वाला करंट, तो I जा रहा है लेकिन रजिस्टर के लिए R, करंट का काम खत्म हो गया। अब वोल्टेज, तो हमको पता है, अब अभी हम लोग इंडक्टर में देखे कि वोल्टेज मेरा क्या था, ज्यादा था करंट से, कितना ज्यादा था 90 डिग्री, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो करंट मेरा कम था किससे, वोल्टेज से, कितना कम था 90 डिग्री, लेकिन वो तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए था। तो क्या यहाँ पर प्योर इंडक्टिव सर्किट है, नहीं, यहाँ पर तो रजिस्टर आ गया, दूसरा कंपोनेंट आ गया, तब ये प्योर नहीं रहा, ये इनप्योर हो गया। तो फिर भी हम लोग देखते हैं वोल्टेज तो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन कितना ज्यादा रहेगा, वो 90 डिग्री नहीं रहेगा, वो जो फाई का जो वैल्यू रहेगा अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है आगे देख, अभी रुकिए समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो ज्यादा रहेगा किससे, सॉरी कम रहेगा किससे, वोल्टेज से, तो करंट को थोड़ा नीचे छापते हैं, IL, वोल्टेज ऊपर था, अभी आप लोग देखे थे ना फिगर, इस तरीके से था ना, इधर था IL, इधर था VL, कितना था 90 डिग्री का है, तो वही वाला फिगर हुआ यहाँ पर छाप रहे, लेकिन यहाँ पर 90 नहीं छापेंगे, 90 नहीं छापेंगे, यहाँ पर 90 का साइन तो नहीं देंगे, VL, ठीक है। क्यों नहीं छापेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दें कि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है, ये LR सर्किट बन गया, यानी ये इनप्योर बन गया, ठीक है, इसमें दूसरा कंपोनेंट आ गया रजिस्टर नाम का। तो फिर भी आपको फेजर डायग्राम समझ में आ गया कि यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है वो ज्यादा रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो करंट कम रहा था, कितना कम रहा था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 90 नहीं है, यहाँ पर है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर है आपका जो इस तरीके से, ये VL हो गया और ये इधर हो गया IL, है ना। तो ये जो एंगल टू जो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फाई, और इसी को बोलते हैं फेज एंगल, इसी को बोलते हैं फेज एंगल, फाई कितना कम है, और ये जो फाई का वैल्यू है ना वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा रहता है, यानी यहाँ पर जो इंडक्टिव सर्किट था वो इनप्योर इंडक्टिव सर्किट बन गया, और यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज का जो ये रहेगा डिफरेंस फेज एंगल वो 90 डिग्री से कम रहेगा, माने लगभग 90 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन 90 डिग्री प्योर नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है, इसलिए देखिए 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा दिखा रहा है ना। तो इतना थोड़ा आप माने छोटा छोटा चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यही सारी चीजें बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो सब कुछ समझ जाते हैं, खाली यहीं पर आके अटक जाते हैं, बाद में जब 2-3 साल बाद देखते हैं, है ना, कॉपियां, या फिर एक ही साल में अगर आप पढ़े नहीं है ना, खाली क्लास में एक बार पढ़े थे और बाद में डायरेक्ट एग्जाम के समय कॉपी तो खोलने बैठे, तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पर VL2 ऊपर का आ गया, नीचे क्यों नहीं है। फिर आगे हम लोग कैपेसिटिव सर्किट देखें तो वहां पर VL2 नीचे में है, क्यों, तो भूल जाते बच्चे, ठीक है। इसीलिए
इसीलिए आपको एकदम ध्यान से समझ कर रहना। यहाँ पर वीडियो है यूट्यूब में, रिकॉर्डिंग वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर तो VL ऊपर में था क्योंकि 90 डिग्री इससे ज्यादा था, तो ये तो वोल्टेज हो गया। उसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज का अब हम लोग बात करेंगे। ये क्या, इंडक्टिव सर्किट का काम खत्म, अब रेजिस्टिव सर्किट में आते हैं। मैंने आपको रेजिस्टिव सर्किट भी बताया था, रेजिस्टिव सर्किट बताया था। रेजिस्टिव सर्किट किसको बोलते हैं? जिसमें केवल रेजिस्टर जुड़ा रहता है, उसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यहां से करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज तो हमको पता है V0 sin ओमेगा टी, लेकिन जब हम लोग डेरिवेशन करके करंट जब निकाले तो वो मेरा आया था I0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर यानी यहाँ पर जो फेज एंगल था वो 0 था, प्लस माइनस 0, यानी हम नहीं भी लिखेंगे 0 को तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मतलब देखिए साइन ओमेगा टी, यहाँ पर तो करंट और वोल्टेज तो सेम फेज में, देखिए सेम फेज में, इसमें कोई फेज एंगल नहीं है। फाई तो यहाँ पर दिख भी नहीं कर रहा है। फेज एंगल किसको बोलते हैं? ये फाई टू। तो क्या यहाँ पर आपको फाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई फेज एंगल नहीं है, 0। इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस माइनस 0 लिखा था। फाई का ही मतलब यहाँ पर 0 लिख रहे हैं क्योंकि फाई कोई है ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर करंट इधर गया, तो अब रेजिस्टर करंट उधर गया तो वोल्टेज भी देखिए, वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी उधर ही जा रहा है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा कोई पता ही नहीं चल रहा है। अगर प्लस रहता तो हम लोग जानते हैं कि, अगर प्लस रहता तो हम लोग जानते कि नीचे जाता, अगर माइनस रहता तो जानते ऊपर जाता। जिस तरह अभी माइनस है ना, माइनस देखे थे ना, तो ऊपर जा रहा था, प्लस रहता तो नीचे जाता, और कुछ नहीं है मतलब उसी लाइन में रहेगा। बस क्या VR, बस यही तो है काम, कुछ नहीं है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो उसी लाइन में रहेगा। जैसे अभी माइनस देखे थे, -π/2 देखे थे ना, -π/2, तो वो नीचे गया, वोल्टेज नीचे चल गया। भले करंट में हम लोग कर रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं कीजिए कि करंट में माइनस कर रहे तो फिर वोल्टेज का कहीं यहाँ पर छू रहे, करंट को छूना चाहिए था ना, तो वो इसे तो यहाँ पर माइनस कर रहे, इसका मतलब नीचे जाना चाहिए था, तो नीचे ही है। देखिए करंट नीचे ही है, वोल्टेज को ऊपर कर रहे, करंट 90 डिग्री कम है तो वोल्टेज उसका मतलब 90 डिग्री उससे ज्यादा है, तब ना बराबर होगा, वही वाला कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ना करंट मतलब ना आपको प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब उसी लाइन में होगा वोल्टेज। तो ये देखिए इसका फेजर डायग्राम यही वाला है। ठीक, कोई आपसे पूछेगा इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम बताओ, बस लाइन खींच दीजिए दोनों के लिए सेम, IR VR यही वाला है फेजर डायग्राम। कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आपको फेजर डायग्राम से रिलेटेड डाउट तो नहीं रहा होगा। अगर फिर भी मन में कुछ डाउट है तो अभी फेजर डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी हम लोग बताएंगे। ये तो प्योर इंडक्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट के लिए बताया, अभी LR सर्किट को मिला के फेजर डायग्राम बनाना होगा, वहां पर थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हमें ना कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर इधर दिक्कत होगा तो इधर समझ में आ जाएगा, इसलिए तो दोनों को डिफरेंस करके बता रहा हूं। चलिए ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट में इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये वाला क्या है, ये जो पहला पॉइंट लिखे इसका नाम भी लिख दीजिए, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, पहला डिफरेंस मतलब वही हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करें। सर्किट डायग्राम, इधर भी सर्किट डायग्राम लिख दीजिए, सर्किट डायग्राम। अब दूसरा पॉइंट का बात करते हैं। दूसरा पॉइंट इधर भी लिखते दूसरा पॉइंट, इधर भी लिखते दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जानते हैं? तो अब देखते हैं दोस्तों पैरेलल सर्किट में, उसमें अब हम लोग देखते हैं ये फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो फेजर डायग्राम हम लोग इसमें देखते हैं पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर में फिर दो फैक्टर रहेगा, एक रहेगा आपका करंट, एक रहेगा वोल्टेज। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपने रजिस्टर वाला पढ़ा था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फैक्टर तो आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है दोनों के लिए? दोनों के लिए करंट सेम रहता है ना, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। कैसे? देखिए करंट इसमें बढ़ गया IL और इसमें बढ़ गया IR, यानी इसमें सेम क्या है, वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज V है, इसमें भी वोल्टेज V है। ठीक है, तो इसमें भी वोल्टेज क्या है V, इसमें भी वोल्टेज क्या है V, ठीक है, और इसमें भी वोल्टेज क्या है V। ठीक है, अच्छा करंट, जैसा कि मैंने आपको इंडक्टर में बताया था कि इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में, इंडक्टिव सर्किट में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये वाला था वोल्टेज का फॉर्मूला। करंट का क्या था, अभी अभी मैंने बताया था ना, वही वाला, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, π/2 था ना इंडक्टिव सर्किट में, तो π/2 यानी करंट मेरा कम रहेगा वोल्टेज से, करंट मेरा वोल्टेज से कम है, कितना कम है, π/2। तो ये तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का था, मतलब इसमें 90 डिग्री तो कम नहीं रहेगा, कुछ
90 डिग्री से कम, माने थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो करंट को नीचे रखना है, करंट को नीचे रखना है, करंट को नीचे रख दिए। ठीक है, कितना नीचे रखे, 90 डिग्री उसमें था, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, यानी जो इसमें ये वाला जो रहेगा इसको तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। और ये जो फाई का वैल्यू रहेगा वो 90 डिग्री से तो कम रहेगा, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा, है ना। तो और यहां पर ये हो गया मेरा करंट का आई एल। उसी तरह से यहां पर करंट का क्या रहेगा, यहां पर तो दोनों के लिए रेजिस्टिव सर्किट में एक ही लाइन में होता है, आपको पता है। तो यहां पर आई आर, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको फेजर डायग्राम दोनों के लिए समझ में आ गया, दोनों के लिए समझ में आ गया। करंट कम में, इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा है, वही हुआ। देखिए वोल्टेज ऊपर में है ना, करंट नीचे में, इसको उल्टा करके यहां पर लगा दीजिए, देखिए सेम है, वही वाला है। इसको उल्टा करके यहां पर लगा दिए, इसको उल्टा करके यहां पर, सेम है। ठीक है, यही वाला वहां पर खाली लगा है। तो ये वो पैरेलल। अच्छा, पैरेलल सर्किट में मेरा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मेरा यहाँ पर वोल्टेज है और वहां पर करंट है। देखिए यहाँ पर सेम लाइन में कौन है, वोल्टेज, और यहाँ पर सेम लाइन में कौन है, करंट। यही वाला डिफरेंस है। बाकी दोनों ही में एकदम जो फॉर्मूला इसमें रहेगा वही फॉर्मूला इसमें भी रहेगा, थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा। यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर सेम कौन है, आई है, तो यहाँ पर दोनों के लिए आई आई रख देते, आई आई, दोनों के लिए आई सेम है। यहाँ पर दोनों के लिए भी वोल्टेज सेम है। ठीक है, अलग अलग कौन है, करंट है, यहाँ पर अलग अलग कौन है, वोल्टेज है। ठीक है, तो जो दूसरा रहेगा वो मेरा फेजर डायग्राम छापना है दोनों के लिए। तो ये था सर्किट डायग्राम। अब फेजर डायग्राम जो यहाँ पर बना है वही वाला यहाँ पर उतारना है। तो सेम लाइन में कौन है, ये लाइन वा, इस लाइन में मेरा करंट है, इस लाइन में मेरा कौन है, करंट है, करंट आई सेम है, करंट सेम है। ठीक है, करंट सेम है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, और ऊपर कौन है, ऊपर है मेरा वोल्टेज। तो यहां लिखे, इधर करे चाहे इधर करे, बात तो एक ही हुआ, वोल्टेज वी एल। ठीक है, अच्छा ये वाला इसी डायरेक्शन में देखिए वी आर भी गया, इसी डायरेक्शन में वी आर भी गया, तो यहाँ पर वी आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा फेजर डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर ये जो वी आर जो है ना, ये वी आर, ये वाला इसके लिए, ठीक है, ये वाला लाइन के लिए वी आर, और ये वाला लाइन के लिए वी एल, और इसको यदि मिला देंगे, काहे, क्योंकि ये जो वोल्टेज है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग 50 वोल्ट का वोल्टेज दिए। ठीक है, 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट। तो यही वाला 50 वोल्ट वहां और यहाँ जाके बट गया ना, यहाँ पर आ गया कुछ, यहाँ आ गया कुछ, यहाँ आ गया, यही वाला 50 वोल्ट जाकर के बट गया। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 50 वोल्ट आ जाएगा। मान लेते ये 25, ये 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, ये 25 वोल्ट, बराबर यही वाला 50 वोल्ट, V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पर वही वाला है ना, यही वाला है कि ये VR और VL बट गया था, तो उसको जोड़ के हम लोग ये वाला कर दिए V। ठीक है, उसी तरीके से, और दोनों के बीच का एंगल फाई। अब यहां पर एक और चीज देखना है कि यहाँ पर एक और चीज देखना है कि VL का जो वैल्यू है, VL का वैल्यू और VR का वैल्यू, तो VR का वैल्यू क्या था, तो VR मेरा चल गया R, R माने रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में V का फॉर्मूला क्या था, V0 sin ओमेगा t, और करंट का था, क्या था करंट का, I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये था रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, आर सर्किट में ध्यान से समझिए, यही सब बच्चों को समझ में नहीं आता है। आर सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में V और I सेम था, है ना। ठीक है, और ये L मतलब इंडक्टिव सर्किट में, L सर्किट में। तो L सर्किट में ध्यान से देखिए, ये वाला ऊपर क्यों हुआ और ये वाला नीचे क्यों हुआ, इसका कारण मैं बता रहा हूं। तो L सर्किट में V का जो फॉर्मूला था वो था V0 sin ओमेगा t, और करंट का जो फॉर्मूला था वो था I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 था। सही बात है, यहाँ पर पाई बाय 2 के जगह में प्योर इंडक्टिव सर्किट को अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर फाई लिख देते, -5, है ना। 5 मतलब 90 डिग्री से कम और 0 से डिग्री से ज्यादा, तो फाई लिख दिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग आरएल सर्किट को मिला करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करंट देखिए इससे फाई कम में, तो इसको दूसरा भाषा में हम यहाँ पर फाई ज्यादा लिख सकते हैं, फाई ज्यादा लिख सकते हैं, और ये वाला मिटा करके ओनली ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये कम तो वहां पर जोड़ दिए, ज्यादा हो गया, ये पहले से ज्यादा था, ये कम तो हटा दिए, तो बराबर हो गया। तो अब यहां पर देखिए, ये भी आर सर्किट के लिए VR और भी एल सर्किट के लिए VL। अब बताइए V0 sin ओमेगा t में प्लस माइनस फाई है, कुछ नहीं है, इसमें V0 sin ओमेगा t में प्लस फाई है, यानी यहां पर जो प्लस फाई, इसीलिए VL का वैल्यू ऊपर गया। समझ में आ रहा है, प्लस फाई, इसीलिए VL का वैल्यू ऊपर गया, समझ में आ रहा है।
और भी आर सेम डायरेक्शन में आई के साथ, देखिए ओमेगा टी सेम डायरेक्शन में, इसमें कोई फेज एंगल नहीं है, फाई का मतलब होता है फेज एंगल, फेज एंगल इसमें कोई नहीं है, प्लस माइनस फाई कुछ नहीं है, इसीलिए सेम डायरेक्शन में वी आर, और ये जो वी एल है वो देखिए प्लस फाई, इसीलिए ऊपर गया। इसको एक भाषा में एक वर्ड आपको मतलब एक लाइन ये लिखना है, एक लाइन आपको ये लिखना है, देखिए ध्यान से ये वाला लाइन तो समझ जाएंगे ना, तो आपका आगे में जब आप कैपेसिटी आरसी सर्किट पढ़ेंगे, एल आरसी सर्किट पढ़ेंगे, तब तो आपका चुटकियों का काम हो जाएगा, इसीलिए ये पहला है, इसीलिए मैं आपको इसको बहुत अच्छा से बता रहा हूं, ठीक है, एकदम छोटा छोटा चीज को धीरे बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक नोट में आपको डायलॉग याद रखना है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज क्या था, ऊपर जा रहा था, देखिए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाना मतलब प्लस हो रहा, प्लस फाइव का मतलब होता है लीड करना, लीडिंग का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, तो वोल्टेज इज लीडिंग, ठीक है, वोल्टेज इज लीडिंग बाय एंगल फाइव। अब वोल्टेज किसको लीड कर रहा था, यहां पर V बराबर V0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो किसका तुलना में प्लस फाइव था, करंट को तुलना में, I बराबर I0 sin ओमेगा टी, हम लोग माइनस फाइव को हटा करके वहां पर प्लस फाइव किए थे, तो करंट की तुलना में, तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय एंगल फाइव बिहाइंड विथ रिस्पेक्ट टू करंट, करंट की तुलना में वोल्टेज ज्यादा है, या फिर दूसरे भाषा में ये आप कह सकते हैं कि करंट कम है, तो कम के लिए एक यहां पर दूसरा वर्ड आएगा, दूसरा शब्दों में आप ये कह सकते हैं और करके कि जो करंट है, करंट, इस लाइन को जरूर याद रखेगा, ये दो लाइन, करंट इज यहां पर लीड के जगह में, लीड का मतलब होता है अधिक, आप यहां पर लिख सकते हैं अधिक, और वोल्टेज, तो इसका उल्टा क्या होगा, करंट कम है, तो कम के लिए एक वर्ड आएगा लैगिंग, लैग करना, लैगिंग का मतलब होता है कमी, बाय एंगल फाइव विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, दोनों का मतलब सेम है, करंट ज्यादा है वोल्टेज से, सॉरी वोल्टेज ज्यादा है करंट से, या फिर करंट कम है वोल्टेज से, बात तो क्या हुआ है ना। तो ये दो चीज आपको डायलॉग में याद रखना, ये आपका आरसी सर्किट में भी काम देगा और एलआरसी सर्किट में भी काम देगा। तो ये हुआ इसका फेजर डायग्राम, इसीलिए यहां पर फाई है, समझ में आ रहा है फाई क्यों है, इसी कारण से ये जो करंट है, करंट वो वोल्टेज की तुलना में लैग है, लैग माने कम है, कितना कम है, फाई एंगल, या फिर दूसरे शब्दों में ये जो वोल्टेज हुआ है ना, ये वोल्टेज हुआ वो करंट की तुलना में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, फाई ज्यादा है, इसीलिए ये तीर का निशान तो हम किधर भी नहीं देंगे, हम सिंपल सा ऐसे बना देंगे और फाई दे देंगे, किधर भी तीर का निशान तो नहीं देंगे, ठीक है। इधर क्या था, करंट, समझ में आ रहा है, ये जो बनाया ना उसी को यहां पर छापना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना है, काहे, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, थोड़ा सा चेंजेस यहां पर ये कर देना है कि यहां पर सेम डायरेक्शन में कौन था, करंट सीरीज में समान होता है, तो पैरेलल में कौन समान रहता है, वोल्टेज, तो इधर जो करना है इस लाइन में मेरा करना है वोल्टेज को कर दिए, ठीक है, भी हो गया सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम है, तो अलग कौन है, करंट, देखिए करंट नीचे आ रहा है, देखिए ही आई एल नीचे आ रहा है, तो आई एल को नीचे कर दिए, और इसी लाइन में कौन है, इसी लाइन में है आई आर, तो ये हो गया आई आर और ये लाइन तो हो गया आई एल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया मेरा आई नेट करंट या फिर रिजल्टेंट करंट, है ना। उसी तरह जिस तरीके से यहां पर था नेट वोल्टेज या फिर रिजल्टेंट वोल्टेज, तो ये जो गया वो कितना एंगल से गया, फाई एंगल से। यहां पर भी वही लॉजिक है कि या तो ये जो वोल्टेज हुआ है, ये वाला वोल्टेज तो वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, देखिए वोल्टेज ऊपर में है ना, करंट ऊपर में है, ये वाला करंट हो ये ऊपर में है ना, वोल्टेज ऊपर में, कौन ऊपर में, वोल्टेज ऊपर में, कितना ऊपर है, फाई ऊपर है, तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू करंट। अच्छा ये वाला करंट हो किसका नीचे है, वोल्टेज का नीचे, तो करंट इज लेगिंग यानी कमी बाय एंगल फाई, कितना नीचे, फाई नीचे विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज की तुलना में, समझ में आ रहा है। हाँ इतना ही छोटा है आपका फेजर डायग्राम, कुछ नहीं है फेजर डायग्राम, यही है, इसी को बच्चे समझ नहीं पाते, बहुत आसान चीज है ना। खाली एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर रिकॉर्डिंग वीडियो आप कभी जाकर देख सकते हैं, है ना। तो दो को पॉइंट हुआ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग ये वाला सर्किट डायग्राम को मिटा के हम लोग बनाते, लेकिन फेजर डायग्राम को रख देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फेजर डायग्राम को रहने देते, ठीक है। अब ध्यान से एकदम देखते चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या था, इसका नाम है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अच्छा, किसका फेजर डायग्राम, आरएल सर्किट का, ठीक है, आरएल पैरेलल सर्किट का। तो यहां पर फेजर डायग्राम किसका है, फेजर डायग्राम ये किसका है, ये आपका आरएल सीरीज सर्किट का। तो अब तीसरा पॉइंट इधर लिखते हैं, तीसरा पॉइंट, ये हम डिफरेंस नहीं लिख रहे, मतलब आपको साथ ही साथ दोनों को समझाते हुए चल रहे। अब यहां पर जो भी है ना, तो भी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार वी आर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। भी बराबर वी एल स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर तो हटेगा तो वहां रूट चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर तो हटेगा तो वहां रूट चढ़ेगा। ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हुआ एक फॉर्मूला जिससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आपका चौथा फॉर्मूला बनेगा। तो उससे पहले ये जिस तरीके से बना इधर भी बना लेते हैं। तो इधर क्या है रिजल्टेंट, करंट, तो आई का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहां पर लंब कौन है, आई एल का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, आई आर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब इसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर V बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर आई आर होता है क्या नहीं, ओम्स लॉ से आप लोग खुद बोलिए। तो यहां पर आई आर तो इसके लिए नहीं लगाइए, ठीक है, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये नेट वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसके लिए बनेगा आई वी आर के लिए ओम्स लॉ से आई आर होता है ना। तो उसी तरीके से वी एल के लिए आई, लेकिन यहां पर आर का काम कौन करेगा, इंडक्टिव सर्किट में आर का काम मैंने शुरू में ही आपको बताया, आर का यहां पर काम करेगा एक्सएल। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये वी आर बराबर आई आर, यानी वी बराबर आई आर, यहां भी वी बराबर आई आर, लेकिन आर का जो काम कर रहा है कौन, एक्सएल। तो यहां पर वी बराबर आई आर होगा, लेकिन आर का काम कौन करेगा, एक नया वर्ड जेड। ये जेड क्या है, शुरू में ही मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंस नहीं, इंपीडेंस, क्या, इंपीडेंस। तो यहां पर एक नया फॉर्मूला बना, करंट को काट दिए, क्योंकि सीरीज में करंट सेम था। तो करंट को मने मन काट दिए, तो मेरा एक नया फॉर्मूला बना, एक नया। यहां पर इस डायग्राम को हम लोग फिर से साफ सुथरा बनाते, इस डायग्राम को फिर से साफ सुथरा बनाते। इस तरीके से था, इस तरीके से था यहां पर, और इस तरीके से था, और ये फाई था, और ये था यहां पर सेम डायरेक्शन में करंट। और वी आर के जगह में हम लोग आई आर जो वैल्यू आया, तो आई सेम है, इसलिए आई को मने मन काट दिए, आर है, यहां भी आई को मने मन काट दिए, एक्सएल है, और यहां पर आई को मने मन काट दिए, जेड है। तो एक नया मेरे पास डायग्राम बना, ये भी आपका फेजर डायग्राम है, ये भी आपका फेजर डायग्राम। अच्छा, ये जो एक ट्राइंगल के जैसा बना, देख रहे आप, त्रिभुज के जैसा बना, समकोण त्रिभुज के जैसा। तो इस त्रिभुज का नाम है, क्योंकि इस त्रिभुज में सारा काम हम लोग वोल्टेज के हिसाब से किए, वी आर, वी एल, वी। तो इस त्रिभुज का नाम दे दिया हम लोग वोल्टेज ट्राइंगल, इस त्रिभुज का नाम दे दिए। इसको भी आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं यहाँ पर, तो आप लोग सारा काम यहाँ पर नीचे लिखिएगा, ठीक है, वोल्टेज ट्राइंगल ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसमें सारा काम हम लोग करंट के हिसाब से किए, आई आर, आई एल, आई। तो इसका नाम दे दिया हम लोग करंट ट्राइंगल, करंट ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा एक नया ट्राइंगल बन रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक नया फेजर डायग्राम बन रहा है। तो इस नया ट्राइंगल का नाम है ये जेड, जेड का मतलब इंपीडेंस। तो इसका नाम हो गया इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नया नाम है इंपीडेंस ट्राइंगल। तो ये जिस तरीके से बनाए, उधर भी उसी तरीके से 4 नंबर में हम लोग बना देते। तो यहां पर करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, आई बराबर ओम्स लॉ से V बटा आर बनता है ना, V बराबर आई आर, तो आई बराबर V बटा आर। तो यहां पर आई एल का जगह में कौन लेगा, V बटा एक्सएल। अच्छा, सब में V क्यों लिख रहे, V क्या से यहाँ पर पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, देखिए। तो उसी तरीके से यहां पर I बराबर बनेगा V बटा जेड। अब यहां पर जेड क्या है, इंपीडेंस, ठीक है। तो हम लोग मन ही मन भी ऊपर वाला हटा देते, तो एक नया मेरा पास ट्राइंगल बनेगा, ये वाला भी तो रहले रहेगा, एक नया मेरा पास ट्राइंगल बनेगा
भी को हटा दिए तो ये बनेगा 1/r और ये वाला बनेगा 1/xl और ये वाला जो रिजल्टेंट जो बन रहा है ये वाला बनेगा 1/z। अगर हम लोग ऊपर का भी को मने मन हटा दिए तो 1/r यानी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, ये मैंने वीडियो को शुरुआत में ही बताया। बेसिक जानकारी, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, होता है ना। और 1/1 इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का उल्टा होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, SUSCEPTANCE, इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक है। और इसका 1/xl इंडक्टिव ससेप्टेंस इसको बोलते हैं, इसका जो इंडक्टिव ससेप्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है, कैपिटल बी से। और 1/z, ये जो 1/z, तो z को बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस, है ना। तो 1/z को क्या बोलते हैं, यानी इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है, इंपीडेंस का उल्टा होता है y। y का मतलब एडमिटेंस, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, खाली वो वाला नहीं बताया था, एडमिटेंस। और 1/r माने g माने कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इतना सारा चीज हमने जान लिया है। तो यहां पर ये वाला ट्रायंगल का काम मेरा खत्म हो गया। तो ये करंट ट्रायंगल, ये वोल्टेज ट्रायंगल, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। नीचे वाला डायलॉग सब के लिए सेम रहेगा, ठीक है। फेजर डायग्राम ये सब मिटा देते, ये सब का काम नहीं है। अब हमारा नया ट्रायंगल के साथ हम लोग काम करेंगे। तो ये y, इसका यहां z था, तो z माने इंपीडेंस ट्रायंगल, y माने एडमिटेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल। इस नया ट्रायंगल का नाम दे दिया एडमिटेंस ट्रायंगल। अच्छा, एंगल कितना का यहां पर लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है, फाई का। अगर वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे तो वोल्टेज इज लीडिंग बाय एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू करंट। दूसरे शब्दों में करंट के हिसाब से यदि बोलेंगे तो करंट इज लैगिंग बाय एंगल फाई विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज से करंट फाई एंगल कम है और वोल्टेज करंट से फाई एंगल ज्यादा है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, जो लाइन नीचे में लिखे तो वही वाला लाइन सबके लिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर। पांचवा नंबर में यहां पर क्या होगा, इधर भी पांचवा नंबर। तो 5वां नंबर में जेड का फॉर्मूला, तो जेड बराबर हो गया यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर फिर पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब मेरा क्या है, एक्सएल, एक्सएल का स्क्वायर, तो पूरी एक्सएल ही लिख देते ना, क्या दिक्कत है, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आधार मेरा क्या है, आई नहीं, ये तो आई हम दिखाने के लिए किए थे कि दोनों में करंट सेम है, इधर जिस तरह दोनों में वोल्टेज सेम था उसी तरह। तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये मेरा बन गया 5वां फॉर्मूला। जेड क्या है, इंपीडेंस, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो इधर भी मेरा बनेगा वाई यानी क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब मेरा कौन है, 1/एक्सएल यानी बी का स्क्वायर प्लस आधार मेरा कौन है, 1/r मतलब जी का स्क्वायर। ये बन गया मेरा 5वां फॉर्मूला, ठीक है। भले ये इसका कम जरूरत पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। 5 हो गया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर आपका मन है तो आप यहां पर एक्सएल का वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, एक्सएल का मैंने शुरू में ही आपको बताया, एक्सएल का वैल्यू होता है एल ओमेगा। ये वैल्यू भी आप पुट करके यहां पर एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जो हमारा मूल फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे। तो इतना सारा हो गया, इंपीडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल। अब यहां पर एक नया चीज आएगा, क्या आएगा, फेज एंगल। क्या आएगा, एक नया चीज, फेज एंगल। तो फेज एंगल के लिए कुछ पॉइंट नंबर 6, ये जो फेज एंगल था ये हमको पहला ही मतलब फेजर डायग्राम में ही बना के दिखाना चाहिए था, उसी में बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहां भी बता सकते हैं। तो 6 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, फेज एंगल। फेज एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे फाई से, ठीक है, फाई से। तो फेज एंगल को डिनोट करते हैं फाई से, लेकिन फाई कहां से आता है, ये आता है आपका टेन फाई से। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या, आधार, एक्सएल बटे आर, ये हो जाएगा। तो ये हमको फेज एंगल फाई चाहिए, हमको टेन फाई थोड़ी ना चाहिए। तो फाई बराबर हो जाएगा, टेन उधर चल जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। ये वाला भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको फेज एंगल निकालने बोल दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर।
जहां पर आपको एक्सएल का वैल्यू में केवल एक्सएल का वैल्यू होता है ना फॉर्मूला एल ओमेगा, तो वहां पर आपको जैसे ओमेगा का फिर फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, तो वहां पर न्यू का वैल्यू दिया रहेगा और एल का वैल्यू दिया रहेगा। तो क्या हम लोग एक्सएल नहीं निकाल सकते? एकदम निकाल सकते। और आर आपको दिया रहेगा 10 ओम 20 ओम इस तरीके से दिया रहेगा। तो आप लोग एक्सएल और आर, एक्सएल निकाल लेंगे और आर तो दिया रहेगा, तो उस तरीके से आप लोग फेज एंगल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग फेज एंगल का अगर बात करेंगे, फेज एंगल पैरेलल सर्किट में, तो फेज एंगल डिनोट करते हैं फाई से, तो ये बनेगा आपका tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या है? इसका लंब है 1 बटे एक्सएल यानी बी बटा आधार। आधार क्या है? 1 बटे आर यानी जी। तो ये फाई क्या हमको tan फाई निकालना है? नहीं, हमको फेज एंगल तो फाई चाहिए, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स बी बटा जी। ये हो गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमको उतना यूज नहीं होगा जितना ये वाला, यानी हमको इससे ये पता चला कि अगर जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो अधिकतर पैरेलल सर्किट का नहीं रहेगा, वो सीरीज सर्किट का रहेगा। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पर्टिकुलर कोई लिखा ही नहीं रहेगा कि ये जो आप क्वेश्चन दिया है वो सीरीज सर्किट का है ना पैरेलल सर्किट का है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगाना है सीरीज का ही। ठीक है, तो ये हम लोग कहां तक पहुंचे? फेज एंगल तक पहुंच चुके। फेज एंगल, अब फेज एंगल आपको पता चल गया। जैसे कहीं आप लोग सोचेगा फेज एंगल निकालना, अच्छा मतलब ये वाला एंगल तो निकालना है फाई फाई, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बटे आर। इसका बहुत कम यूज होगा, एक्सएल बटे आर। ठीक है, एक ही वो फॉर्मूला याद रह जाएगा ना। हाँ, तो ये हो गया। अब एक नया चीज आएगा पावर फैक्टर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कॉस फाई से। तो फिलहाल आप लोग पहले इतना अपना कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो कर सकते हैं। अब हम लोग का जो है दोस्तों इधर लिखेंगे 7 नंबर 7 नंबर। ठीक है, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर बहुत बार नाम सुने हम लोग इसका, पावर फैक्टर। इधर भी पावर फैक्टर, नाम तो बहुत बार सुने लेकिन पढ़े नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। तो पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कॉस फाई से। कॉस फाई, इधर भी लिख देंगे कॉस फाई। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, कॉस फाई कॉस फाई। तो फिलहाल आपको पावर फैक्टर का डिफिनेशन तो नहीं पता है, आगे हम लोग आपको बताएंगे जब एलआरसी सर्किट पढ़ेंगे तब। ठीक है, बीच बीच में बताते रहेंगे हर एक चीज के बारे में। फिलहाल आप लोग इतना जान गए ना, फेज एंगल ये सब जान गए, फेजर डायग्राम, इतना बेसिक चीज जान गए। पावर फैक्टर भी आपको आगे पता चलिए जाएगा। तो पावर फैक्टर को फिलहाल हम लोग क्या जाने अभी कि डिनोट करते हैं इसको कॉस फाई से। तो हम लोग अभी जो हम लोग मिटा दिए डायग्राम को, इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से। यहां पर कौन था? वी आर था, यहां पर कौन था? वी एल था, और यहां पर कौन था? भी था। ठीक है, मिटा दिए थे, कोई बात नहीं, शुरुआत का फेजर डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर कॉस फाई, तो कॉस फाई का क्या फॉर्मूला बनेगा? या फिर दूसरा जो हमारा ये तो फेजर डायग्राम में वोल्टेज ट्रायंगल था, इंपीडेंस ट्रायंगल क्या था मेरा? यहां पर था आर, यहां पर था एक्सएल, यहां पर था जेड, ये था इंपीडेंस ट्रायंगल, और ये था फाई। तो हमको पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई निकालना है। तो कॉस फाई का फॉर्मूला बोलिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बी बटा एच, यानी बेस आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा क्या है? वी आर बटा कर्ण कौन? ये भी, ये वाला। या फिर आधार मेरा क्या है? आर, और कर्ण मेरा क्या है? जेड। ये दो फॉर्मूला आप लोग याद रखते हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आर बटा जेड, इंपीडेंस ट्रायंगल से जो निकला वो वाला। ठीक है, इधर भी डिटो वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इधर हम लोग इस तरीके से छापे थे, इधर था मेरा करंट आई आर, और ये था मेरा करंट आई एल, और इधर था मेरा आई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। ये था मेरा एंगल फाई। और जब इसका हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल बनाए थे तो इधर आ गया था मेरा 1 बटे आर यानी जी, और इधर आ गया था मेरा 1 बटे एक्सएल यानी बी, और इधर आ गया था 1 बटे जेड यानी वाई एडमिटेंस। तो यहां पर एंगल फाई, तो यहां पर जो मेरा कॉस फाई, तो बी बटा एच बेस बटा कर्ण। तो बेस मेरा क्या है? आई आर, आई आर बेस बटा कर्ण, कर्ण क्या है? आई। ये था दूसरा फॉर्मूला। अगर देखा जाए तो बेस मेरा क्या है? जी, जी, और कर्ण क्या है मेरा? वाई। ये फॉर्मूला मेरा बनता है, दो फॉर्मूला। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला आर बटा जेड। ठीक है, वो सब बहुत कम पूछा जाता है। तो आपको पावर फैक्टर पता चल गया थोड़ा बहुत कि यहां पर होता क्या है, यहां पर बेस बटा कर्ण होता है। इतना ही अभी फिलहाल याद रखिए, फिर हम लोग पावर फैक्टर जब आगे पढ़ेंगे तब आपको और अच्छा से समझाएंगे। पावर फैक्टर पावर से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर cos फाई बोलने से नहीं होता है, यहाँ पर पावर फैक्टर पावर से रिलेटेड। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं
पावर ट्राइंगल, तो वहां पर आपको पावर फैक्टर के बारे में और अच्छा से जानकारी मिलेगा, पावर ट्राइंगल। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर 8वां पॉइंट रहेगा वो रहेगा पावर ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वैसे वैसे आप अपना कॉपी में नेक्स्ट स्टेप लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे ये वाला अभी तक हो गया तो ये वाला आपका कॉपी में हो जाना चाहिए, यहां तक लिख लिया ना। हाँ 8 नंबर, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अभी मुझे पता है कि आप लोग कुछ और काम कर रहे हैं तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पावर ट्राइंगल। तो पावर ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग जो इंपिडेंस ट्राइंगल था मिटा दिए, कोई बात नहीं। इंपिडेंस ट्राइंगल जो था यहाँ पर था मेरा भी, यहाँ पर था मेरा आर था, और यहाँ पर था मेरा एक्सएल था। ठीक है, और ये था मेरा जेड था। ठीक है, ये था मेरा जेड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, यहां पर हमको ये देखना है कि पावर ट्राइंगल, इसका नाम पावर ट्राइंगल कब बनेगा, जब ये सारा फैक्टर मेरा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमको पता है, अगर हम लोग यहाँ पर आई स्क्वायर जोड़ देंगे, मतलब जोड़ नहीं देंगे, मतलब गुना कर देंगे, आई स्क्वायर आर, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसी चीज का। हाँ, आई स्क्वायर आर जो होता है ना, ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। हाँ देखिए, एक फॉर्मूला आया, आई स्क्वायर आर होता है पावर का फॉर्मूला। तो यानी हम लोग सब में यदि आई स्क्वायर गुना कर देंगे, एक्सेल में भी अगर आई स्क्वायर गुना कर देंगे, आई स्क्वायर एक्सेल, तो ये मेरा बन जाएगा किसका, पी के बाद क्यू। अब पी के बाद क्यू, इसका मतलब यहां पर आर आएगा, नहीं ऐसा नहीं सोचिए, पी का मतलब पावर, लेकिन कैसा पावर, शुरू में मैंने आपको 3 को पावर का नाम बताया था, याद है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो पी जो है ना, ये जो पूरा पी जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। और ये जो क्यू जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। और अब यहां पर आई स्क्वायर जेड यदि आई स्क्वायर गुना करेंगे तो यहां पर एक नया वर्ड आएगा एस। ये एस क्या है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। तो देखिए यहां पर दोस्तों हम लोग एक नया ट्राइंगल का बात किया, अब ये सारा चीज बदल गया पावर में, पी माने पावर, क्यू माने पावर, एस माने पावर। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग पावर ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल। सब निकल रहा है एक दूसरे से, सब एक दूसरे से। जैसे इंपीडेंस ट्राइंगल कहां से निकला, वोल्टेज ट्राइंगल से। पावर ट्राइंगल कहां से निकला, इंपीडेंस ट्राइंगल से। इंपीडेंस ट्राइंगल में जब हम लोग आई स्क्वायर गुना कर दिए तब, तो ये हो गया दोस्तों हमारा पावर ट्राइंगल। तो यहां पर भी हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, फेज एंगल निकाल सकते हैं, टेन फाई निकाल सकते हैं, कॉस फाई निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो आपका पावर, जैसे इधर भी कर लेते हैं, साथ ही साथ चलते हैं, साथ ही साथ। तो यहां पर जैसे यहां पर हो गया मेरा, इधर था मेरा आर था, सॉरी करंट था, तो करंट था मेरा, क्या था, इधर था मेरा इंपीडेंस ट्राइंगल, जिस तरह यहां था तो वहां पर एडमिटेंस ट्राइंगल था। तो यहां मेरा जी था, इधर मेरा बी था, और इधर मेरा क्या था दोस्तों, वाई था। और ये कितना का एंगल था, फाई का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग जिस तरीके से, तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। ये जी कहां से आया था, ये आया था 1/r से आया था। बी कहां से आया था, 1/xl से आया था। ये y कहां से आया था, y आया था 1/, कहां से आया था, 1/z से आया था। तो अगर हम लोग 1/r में अगर v स्क्वायर गुना कर दिए, तो v स्क्वायर बटा r अगर गुना कर दिए, हाँ v स्क्वायर बटे r यदि गुना कर दिए, क्योंकि तब फिर ये मेरा पावर में कन्वर्ट हो जाएगा p, क्योंकि हम लोग जानते हैं p बराबर हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर r। अभी हम लोग देखें ना यहाँ आई स्क्वायर r, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से V बराबर आई आर, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो आई स्क्वायर यानी V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, और पहले से R, तो एक R में एक R कट गया, तो V स्क्वायर बटे R। वही मैं बोल रहा था कि अगर V स्क्वायर गुना कर दे, तो V स्क्वायर बटे, अगर V स्क्वायर गुना कर दे तो V स्क्वायर यहां पर चढ़ जाएगा, इसका 1 का जगह में V स्क्वायर आ जाएगा, तो V स्क्वायर बटे R एक पावर का फॉर्मूला बन गया, है ना, फॉर्मूला पावर का। तो अगर हम लोग v स्क्वायर बटे r किए तो एक पावर मिल रहा है, तो अगर उसी तरह से यहां पर भी v स्क्वायर यदि गुना करेंगे, v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर यदि गुना करेंगे तो ये भी एक पावर आ जाएगा। कौन सा पावर मिलेगा, यहां पर हमको कौन सा पावर मिलेगा, यहां पर हमको रिएक्टिव पावर मिलेगा, कौन सा, q मिलेगा, q। और ये y के जगह में अगर हम लोग v स्क्वायर 1 के जगह में गुना करेंगे v स्क्वायर, तो यहां पर भी एक पावर मिलेगा जिसका नाम रहेगा s। s माने एपरेंट पावर। तो देख रहे कहां कहां से क्या क्या आ रहा है, उसका कोई अता पता नहीं, कहां से क्या आ जा रहा है। अगर हम लोग आई स्क्वायर गुना कर रहे
तो यहाँ पर पावर बन जा रहा है एक्टिव पावर, फिर आई स्क्वायर यहाँ पर गुना किए तो क्यू बन जा रहा है रिएक्टिव पावर, आई स्क्वायर यहाँ गुना किए तो एस बन गया एपरेंट पावर। उसी तरीके से यहाँ पर भी, तब फिर ये जी सब मिटा देते, बी मिटा देते, वाई मिटा देते, ये था हमारा v स्क्वायर बटे आर कर दिए, यानी 1 बटे आर था, v स्क्वायर गुना कर दिए तो p बन गया पावर। और ये पावर क्या है जो यहाँ पर नाम है एक्टिव पावर, v स्क्वायर यानी 1 बटे एक्सएल में v स्क्वायर गुना कर दिए तो q बन गया रिएक्टिव पावर, 1 बटे जेड में v स्क्वायर गुना कर दिए तो s बन गया एपरेंट पावर। तो अब ये जो सारा चीज पावर में कन्वर्ट हो गया तो इसका भी नाम दे देते हैं पावर ट्रायंगल। तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली करंट बदल जाता है वोल्टेज में, वोल्टेज बदल जाता है करंट में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो पावर ट्रायंगल हो गया। यहां पर आप लोग फेज एंगल लिख सकते हैं, फेज एंगल, यहाँ पर पावर फैक्टर भी लिख सकते हैं, सीधे पावर फैक्टर लिखते हैं। अगर आप लोग फेज एंगल लिखेंगे तो tan फाई। अच्छा, एक नया चीज मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये पूछेगा, अगर पावर फैक्टर निकालने नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द पावर फैक्टर एंगल, तो पावर फैक्टर एंगल मतलब cos फाई नहीं, ओनली फाई। तो हम लोग सीधे यहां पर लिखते हैं पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल यानी फाई, या फिर सीधा सीधे पहले cos फाई लिख लीजिए। cos फाई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर P, कर्ण क्या हो जाएगा S। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, या फिर आई स्क्वायर को हटा करके R बटा जेड, जो यहाँ पर आ रहा था वही वाला है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हमको थोड़ी निकालने बोला, हमको पावर फैक्टर एंगल निकालने बोलेगा। तो पावर फैक्टर एंगल यानी फाई बराबर cos इनवर्स P बटा S, ये बन जाएगा। फाई बराबर cos इनवर्स P बटा S, P क्या है एक्टिव पावर, S क्या है एपरेंट पावर। उसी तरीके से अगर यहां पर लिखेंगे 9 नंबर में पावर फैक्टर एंगल, यानी पावर फैक्टर होता है cos फाई, उसका एंगल यानी फाई, तो पहले cos फाई लिख लेते हैं। तो आधार बटे कर्ण, आधार मेरा क्या है यहाँ पर P, कर्ण क्या है S, दोनों के लिए सेम आएगा। तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, फाई बराबर cos इनवर्स P बटा S, ये बन गया। देखिए इतना सारा चीज आपका पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर आपको पूछेगा कि डिस्क्रिप्शन लिखने बोलेगा, है ना, एक्सप्लेन करने बोलेगा LR सीरीज सर्किट, तो केवल इस साइड को आपको एक्सप्लेन करते जाना है, लिखते जाना है, इसी तरह से नंबर बाय या फिर आप जिस तरह से सकेंगे, ये एक नोट्स जैसा हुआ। अगर बोलेगा LR पैरेलल सर्किट को एक्सप्लेन करे तो इधर वाला खाली करना है, ठीक है, इधर वाला लिखना है, नंबर लिख के भी आप कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोनों बोलेगा कि AC थ्रू LR पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट, तो दोनों ही इस तरह आप लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, और बढ़िया लगेगा, टीचर का नजर अच्छा सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा नंबर और अच्छा से मिल सकता है। तो इतना फिलहाल हम लोग बात कर ले काफी। अब थोड़ा एक चीज हमारा छूट रहा है, उसको हम करवा देते हैं, इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बातों बातों में एक चीज हम लोग भूल गए दोस्तों, एक चीज बताना भूल गया हूं कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस था, एक्सेल माने इंडक्टिव रिएक्टेंस था, है ना, जेड माने इंपीडेंस था, तो सबका जो यूनिट होता है क्या, सबका यूनिट चाहे ऐसा यूनिट चाहे जो यूनिट बोलेंगे, सबका यूनिट होता है ओम। ओम ये वाला भी एक जगह आप लोग लिख लीजिए, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो वहीं पर हम लोग पैरेलल सर्किट में 1 बटे आर कर दिए थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे जी, इसका नाम था कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसका भी जो यूनिट होगा, और 1 बटे एक्सएल कर रहे थे, जिसको हम लोग बोल रहे थे बी, जिसको बोल रहे थे इसका नाम इंडक्टिव ससेप्टेंस, इसका जो यूनिट होगा, और 1 बटे जेड जो कर रहे थे, जिसका नाम हम लोग लिख रहे थे वाई बराबर, यहां पर नाम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, एडमिटेंस लिख रहे थे, तो इसका जो यूनिट होगा, सबका यूनिट होगा इसका उल्टा, MHO मतलब ओम, तो ओम का उल्टा मोह, ओहोम, मोह, गजब। देखिए इसका सिंबल होगा, ये जो यदि नीचे की तरफ पैर करके है, तो इसका पैर आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, हो गया। ये पहला हुआ जो हम बताना भूल गए थे। दूसरा हम एक चीज और बताना भूल गए, फिर यूनिट, आप इसका यूनिट बताना भूल गए। इतना सारा अगर भूल छूट जाता तो फिर आप लोग बाद में हमको गाली देते कि आप क्लियर नहीं पढ़ाते, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाते। देखिए हम लोग एक चीज भूल गए, तो ये जो P था एक्टिव पावर,
एक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या होता है? Q जो रिएक्टिव पावर था, रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या होता है? और जो S था एपरेंट पावर, इसका यूनिट क्या था? ये तीन चीज हम बताना भूल रहे थे। तो अब आप लोग सोच रहे कि सब में तो पावर लगा, यानी सब का या तो यूनिट वाट होगा है, या तो क्या होगा, दूसरा जो वो वाला होता है वाट, तो इसका ऐसा यूनिट होता है, या फिर इसका एक और यूनिट होता है वर्क बटे टाइम, यानी जूल बटा सेकंड, ये भी हो सकता है? तो आप लोग बोलेंगे या तो इसका यूनिट वाट होगा सब में, या तो जूल पर सेकंड होगा। तो आप लोग सही सोच रहे, लेकिन थोड़ा सा गलत है। एक्टिव पावर का वाट होता है, ठीक है, W, है ना। रिएक्टिव पावर का होता है, क्या होता है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। रिएक्टिव पावर का होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये इसका यूनिट हुआ, ठीक है। कभी आपको रिएक्टिव पावर निकालने बोल देगा तो उसका यूनिट फिर बाद में लिखना होगा ना, तो उसका यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है, वोल्ट एम्पियर। बस ये तीन चीज बताने बोल रहे थे। अब एक चीज और लास्ट आपका जो बचा है वो है आपका वेव फॉर्म या फिर वेव डायग्राम। तो इसको फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अच्छा, आप लोग का स्कूल में गर्मी छुट्टी चल रहा है क्या अभी? गर्मी छुट्टी, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो सरकारी स्कूल है वहां पर मतलब जो इंटर तक चल रहा है वहां पर अभी फिलहाल गर्मी छुट्टी चल रहा है। 18 या फिर 8 तारीख से खुलेगा। अगर आप लोग का भी गर्मी छुट्टी चल रहा है लोकल स्कूल वगैरह में तो थोड़ा कमेंट करके बताइए ना कब खुलेगा, ठीक है। ऐसे चुनाव तो कल उसका रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, तो देखते हैं कौन जीतेगा। आज आप लोग को क्या लग रहा है कि कौन जीतना चाहिए, मतलब कौन जीतेगा? ऐसा जीतना चाहिए तो वो आपका ओपिनियन है, लेकिन कौन जीतेगा, अनुमान क्या है, किसका जीतने की संभावना है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, एक हमारा छूट रहा था वेव फॉर्म, वेव फॉर्म या फिर वेव डायग्राम, ठीक है। ये थोड़ा देख लेते किसका, वेव फॉर्म ऑफ एलआर सर्किट। अब इसमें एलआर का पैरेलल सर्किट भी आ जाता है, एलआर का सीरीज सर्किट भी आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां पर मेन चीज आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था और करंट का फॉर्मूला क्या था। तो वोल्टेज का फॉर्मूला था V0 साइन ओमेगा टी और करंट का फॉर्मूला था I0 साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि इंडक्टर है ना, माइनस फाई, और फाई का जो वैल्यू रहेगा, फाई का जो वैल्यू वो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ये दो ही चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे या फिर वेव फॉर्म करेंगे, वेव का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। किसका किसका, करंट का और वोल्टेज का। तो यहां पर करंट और वोल्टेज में थोड़ा आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ चेंजेस कि वोल्टेज और, जैसे हम लोग फेजर डायग्राम से क्या पता चल रहा था, हम लोग फेजर डायग्राम क्यों बनाते, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। फेजर डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके, अगर हमको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा कि V0 साइन ओमेगा टी होता है और इसमें I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है ना, प्लस फाइव, अगर हम लोग भूल गए तो फिर हमको याद कैसे रहेगा आरएल सर्किट में क्या होता है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, कौन कमी होता है, किसमें ज्यादा होता है। तो वो हमको याद, देखते हैं आप लोग ज्यादातर डिफिनेशन या फिर कोई लेटर लिखा हुआ रहने से ज्यादा या फिर कोई डिफिनेशन से ज्यादा हमको कोई फिगर याद रहता है दिमाग में। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा फिगर छापना चाहिए। इसीलिए वेव फेजर डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लोग यदि ये वाला भूल गए तो फेजर डायग्राम से आपका याद रहेगा कि वोल्टेज VL ऊपर था, IR नीचे था, यानी I जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करता है, कम रहता है, या फिर दूसरे शब्दों में वोल्टेज ऊपर था यानी वोल्टेज लीड करता है किसका तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू करंट। ये हमको फेजर डायग्राम से पता चलता है। तो अगर मान लेते हैं हमको फेजर डायग्राम नहीं बनाना आता है या फिर मान लेते बनाना भी आता है, लेकिन अगर हमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फेजर डायग्राम नहीं दिया, वेव डायग्राम दिया, तो क्या करेंगे, छाटने बोलेगा या चूज करने बोलेगा कि बताओ 4 को वेव डायग्राम दे दिया और बताओ बोलेगा कि कौन सा वेव डायग्राम आपका आरएल सर्किट का है, फंस गए, क्योंकि आप तो पढ़ के गए फेजर डायग्राम, पूछ दिया वेव डायग्राम। तो दोनों ही को समझ के रखिए, काम देगा। तो इधर हम लोग लिखते हैं ओमेगा टी को, ठीक है, जो आपका फेज है उसको, ये हो गया, ठीक। इधर जो बड़ा है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हाँ, ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा, यहां पर बड़ा कौन है, कौन पहले शुरू होगा, वो वाला देखिए, यानी 0 से किसको शुरू करेंगे, करंट को शुरू करेंगे ना वोल्टेज को शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर समझिए पहले यहाँ पर कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी बड़ा है, i बराबर I0 साइन ओमेगा टी में माइनस फाइव है, यानी ये जो वैल्यू है ना ये छोटा है, तो ये बड़ा है, ये वाला वोल्टेज बड़ा है, करंट छोटा है, यानी वोल्टेज पहले शुरू होगा, करंट बाद में शुरू होगा, क्योंकि करंट कम है, वोल्टेज ज्यादा है। करंट कम कैसे, फाई कम है, ओमेगा टी में फाई कम है, और वोल्टेज हम कैसे जाने की ज्यादा है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग फाई तो कम जो है उसको यहाँ मिटा करके यहाँ पर प्लस फाई कर देंगे, तो इससे ही पता चल रहा है कि वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम हो गया। तो जो ज्यादा है उसको जीरो से शुरू कीजिए, उसको जीरो से शुरू कीजिए, ठीक है। जो कम है उसको थोड़ा सा, कितना कम है, कितना फाई कम है, तो यहाँ पर कहीं फाई लिख दीजिए, फाई, यहाँ पर फाई लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, फाई है। ये जो फाई ओमेगा टी है ना, इसको एंगल बोलते हैं, एंगल, ये एंगल वाला एक्सिस है, ठीक है। तो ये कितना एंगल कम है, फाई एंगल। ये जो ये किसका, ये वाला साइन किसका, ये वाला जो वेव डायग्राम किसका बनाया हम लोग, वोल्टेज का बनाए। अब हम लोग बनाना चाहते हैं करंट का, तो करंट जो है ना वोल्टेज से फाई एंगल कम है, तो फाई एंगल देखिए यहां से शुरू करते हैं, यहां से, है ना, यहां से। तो इसको डॉटेड लाइन से हम लोग बनाते ताकि छाटने में माने सहूलियत होगा, कि नहीं तो नजर दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो नजर को अलग रखने के लिए कि ये इस पर नजर जाएगा तो ये वोल्टेज का रहेगा, इस पर नजर जाएगा तो ये करंट का रहेगा, डॉटेड लाइन से इसको दिखाते हैं। तो ओमेगा टी को थोड़ा दूर में छापते, क्या दिक्कत है, इस तरीके से देखिए एकदम सेम आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ यहाँ ठीक है, इतना फाई, तो यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, यहाँ भी कितना का है, फाई का है। ये किसका बनाए हम लोग, करंट का बनाए। तो इसी को बोलते हैं वेव डायग्राम। देखिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाते हैं। किसी किसी बुक में इस तरीके से रहता है, किसी किसी बुक में इस तरीके से रहता है। ये जो वोल्टेज है ना इसको पीछे से शुरुआत करता है, और करंट को यहां से शुरू करता है, जीरो से, इस तरीके से। ये तो डॉटेड लाइन में रहता है, इस तरह से करंट का रहता है, करंट का, और वोल्टेज का यहां से रहता है। इसको डॉटेड लाइन का बना रहे, इस तरीके से रहता है ना, इस तरह। ये किसका रहता है, ये वोल्टेज का रहता है। तो यहां पर लिख देता है माइनस फाइव लिख देता है, इस तरीके से करता है, माइनस फाइव लिख देता है। तो ये वाला भी सही है, वो वाला भी सही है। अगर पीछे लगेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पीछे का एक्सिस क्या रहता है, ये पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस। तो इधर जाएगा तो माइनस में फाइव होबे करेगा, -1 -2 -3 इधर होता है ना, और इधर +1 +2 +3, ऊपर में जाएगा तो +1 +2 +3, नीचे में -1 -2 -3, तो इधर जा रहा है इसीलिए -5, उधर जाएगा तो +5, ठीक है। तो किसी किसी बुक में ये वाला रहता है, किसी किसी बुक में ये वाला रहता है, दोनों ही सही है। आप जिसको आपको समझने में ज्यादा सहूलियत होगा, जो आपको अच्छा से समझ में आ रहा है वही सही है। तो ये होता है करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम के जगह में ये हो गया वेव डायग्राम, या फिर वेव फॉर्म ऑफ आरएल सर्किट, ठीक है। समझ में आ रहा है, आरएल सर्किट। इसीलिए यहाँ पर ये जो फाई जो लिए वो एल को देख कर लिए, इंडक्टर को, इंडक्टेंस में जो हमारा आया था ना इंडक्टिव सर्किट में, है उसको देख कर लिए। नहीं तो कैपेसिटिव सर्किट अगर देखते तो यहाँ पर फाई को प्लस करना पड़ता, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में हम जो हमारा करंट निकलता था वो निकलता था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हाँ तो बस आज के लिए ये समझ में आ गया ना, ये कैसे बनाइए, इसको समझ में आ गया ना। हाँ ये फाई कम था इसीलिए करंट को आगे से शुरू किए, और ये वोल्टेज ज्यादा था इसीलिए इसको पीछे शुरुआत किए ताकि मैनेज करने के लिए। फिर इधर देखे फाई, इधर भी फाई बराबर है, ठीक है। हाँ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कमेंट करें कैसा लगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ले पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।